हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ। आज हमारी नई यूनिट 4 देखने में तो इजी सी लगती है ये जब हम एक बार इसका कोर्स देखते हैं, बट इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और आज हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो भी आता है। अगर आपको याद हो तो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करी थी हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसमें से एक स्पेशल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी की, ठीक है। विकलांगता की कौन सी विकलांगता? लर्निंग डिसेबिलिटी, जहां पर जो स्टूडेंट है उसको इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम है कि वो पढ़ नहीं सकता या सुनने में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे वो लर्निंग में उसको दिक्कत आएगी, पढ़ाई में जहाँ उसकी दिक्कत आएगी, उस टाइप की जो डिसेबिलिटीज होंगी आज हम वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिसलेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुला हो गया। इसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात हो रही है तो एक और का नाम आता है, वो है मूवी। अगर हमने सभी ने देखे होंगे जी, यस, तारे जमीन पर, उसके अंदर ईशान अवस्थी को क्या था? लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जिसके अंदर वो पढ़ नहीं पाता था, ठीक है। उसको सब कुछ द नंबर्स आर डांसिंग, उल्टे नंबर्स लिखता था। तो वो क्या थी? एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी थी, ठीक है। तो ये मूवी का रेफरेंस काफी अच्छा है हमारा वहां पे, बट पेंटिंग वो काफी अच्छे से कर रहा था। तो सर्टेन पार्ट ऑफ द माइंड होते हैं आपके, दो पार्ट होते हैं ना, लेफ्ट एंड राइट। ग्रे मैटर होता है जो आपका बेसिकली, तो जो लेफ्ट और राइट उसमें से एक होता है जो आपका मोटर स्किल्स के बारे में बात करता है, मेमोरी के बारे में बात करता है, ठीक है, कि आप लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। और दूसरा होता है वो आपकी क्रिएटिव साइड के बारे में देखता है। तो जो क्रिएटिव वाला था वो तो सही था उसका, तभी वो पेंटिंग इतनी अच्छी करता था, राइट। बट जो बेसिक मोटर स्किल्स होते हैं उसका वो नहीं था। तो इस तरीके से कई तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। एंड वो बच्चे नॉर्मल जो उनको हम अपनी एजुकेशन के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कैसा करिकुलम बना सकते हैं हम कि वो बच्चे भी हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो पाए एंड हम उनको जो गुणवत्ता शिक्षण है वो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रोवाइड कर सकें। तो क्या है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या हो गई? अधिगम जो हमारी अक्षमता हो गई, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब दिमाग से रिलेटेड होंगे, जो कि किसी भी एक व्यक्ति की जो शक्ति है, ठीक है, किस चीज की शक्ति? कुछ भी प्राप्त करने की, कोई भी प्रक्रिया करने की, कुछ हमें स्टोर करना है, संग्रहित करना है, या फिर किसी चीज को किसी का रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है किसी भी इंफॉर्मेशन का। जब उसकी क्षमता प्रभावित हो जाती है हमारी, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इस जने को लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग कंडीशंस भी हो सकती हैं और आपकी कंडीशन चेंज भी हो सकती है, बीच में भी आ सकती है ये आपकी कंडीशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ नहीं ठीक है आजीवन के लिए, नहीं, लाइफ लॉन्ग है, बट आपके ये मेजरली जो आपकी लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस है ना उसको प्रभावित करता है। अब सबसे पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा आ रहा है ADHD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये एक तरीके का हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है। आई थिंक ये ADHD काफ़ी सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ में से भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इनअटेंशन देते हो और किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा टेंशन देते हो। आप हर समय इम्पल्स पे रहते हो, ठीक है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है आपका, इम्पल्स पे रहते हो हर समय कि ठीक है अब ये कर लिया, अब ये कर लिया, अब ये कर लिया। तो कीप ऑन चेंजिंग, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी आपकी होती है, ठीक है।
तो जैसे हो गया, जैसे हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रियता, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप निरंतर रूप से करते ही रहते हो, कुछ ना कुछ आपको चाहिए, इम्पल्स होते हो, ठीक है, कि कुछ सोचा समझा नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, तो इम्पल्स पे काम कर रहे हैं हम, तो वो वाली बात आ गई। तो सबसे पहले आता है कि एक ऐसा बिहेवियर के अंदर होता है जिसके अंदर आप अटेंशन, पैटर्न ऑफ इन अटेंशन, मैं अटेंशन नहीं दे पा रही हूँ किसी चीज को, ठीक है, पर्टिकुलर चीज पे मेरी बहुत देर की सारी सिचुएशन के लिए, कोई सीरियस सिचुएशन हो, कोई सीरियस सिचुएशन ना हो, सभी सिचुएशन के लिए मेरी अटेंशन कैसी है, बहुत पुअर है, मिनिमम अटेंशन है, कि बहुत जल्दी अटेंशन चेंज हो रही है हर सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि और इम्पल्स बिहेवियर होता है कि बार बार चेंज हो रहा है, कि सोचा ठीक है, मेरा मन किया कि ठीक है ये पेन उठा के फेंकना है और मैंने फेंक दिया, इम्पल्स, मैंने बिहेवियर वो ले लिया। अब इसके टिपिकल बिहेवियर क्या क्या होते हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि हमारा अटेंशन नहीं होता, ठीक है, इम्पल्सिविटी होती है, अब रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल जो बच्चे हैं ना उनके कंपैरिजन में आप वो जो ADHD वाले बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर ना रेस्टलेसनेस होती है, खाली नहीं बैठ सकते, पेन फिजिट कर रहे हैं, ठीक है, पेन फिजिट, अब बोर हो गए पेन फिजिट करते करते, अब बॉटल से खेल रहे हैं, ठीक है, अब बॉटल से खेल खेल के थक गए, अच्छा ठीक है, अब दूसरे पेन से खेल रहे हैं, सो क्या हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती, कुछ नहीं है तो मैं अपने हाथ से कुछ 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 कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ADHD का एक बिहेवियर है, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होता है, नॉर्मली भी होता है बच्चों में कि उनको रेस्टलेसनेस होती है, कोई पेन से फिजिट कर रहा है, कोई अपने हैंड से फिजिट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट यस उनसे ज्यादा होती है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना बहुत डिफिकल्टी होती है उन्हें मानने के लिए, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं कि आपको ये चीज सर्टेन ऑर्डर के अंदर करनी है, एंड ADHD में क्या होता है कि आप वो सेम सर्टेन चीज उस ऑर्डर में नहीं कर पाते हो। तो ये ADHD का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया। और जो है कार्यों में ना तत्काल परिणाम ना होने के कारण ना आपको मतलब इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, ठीक है, तो आप ना कोई भी टास्क एक बार कर लिए तो आप उसे दोबारा नहीं करोगे, ठीक है, तो परसिस्टेंस नहीं आती, रोज की रोज सेम चीज नहीं कर पाओगे आप। तो ये ADHD का एक बहुत बड़ा ADHD है, एक हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी पहले वाली, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर है ये, ठीक है, पाठन विकार है ये डिसलेक्सिया एक, जिसके अंदर आपको रीड करने में, ठीक है, लिखने में और स्पेलिंग बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है। सबसे कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया ही है। इसके अंदर ना बच्चे शेप के बीच में जैसे ये B है ये D है, इसके बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या है उनको नहीं पता, कोई अगर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, शेप्स के बीच में कंफ्यूज, ठीक है, वो अच्छे से जो हमारे लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है, उनको व्याख्या नहीं कर पाते, उनका इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते कि क्या है वो, ठीक है। और क्या होता है कि ये अक्षरों को और शब्दों के साथ जो है ना हमारे, वो हमारी भाषण, हमारी स्पीच के साथ कैसे रिलेट हो रहे हैं वो संबंधित करने में, कि भाई अब जैसे मैं बोल रही हूँ आ, ठीक है, फोनिक्स सिखाते हैं ना बच्चों को आ, तो फिर क्या हो रहा है, ठीक है, कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये साउंड कैसे आएगी इसकी, तो ये क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या है, एक रीडिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया से ना ये एक बार आया हुआ है, ये नेट का एग्जाम का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है, ये आपके उसमें आने के भी बहुत चांसेस हैं। ये नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है जो आया था, जिसके अंदर हमें मैच करना था कि डिसलेक्सिया तो हो गया रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया क्या हो गया, डिस्ग्राफिया जिसके अंदर हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, लिखना, जिसमें लिखने का हो गया वो डिस्ग्राफिया हो गया। डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा डिसकैल्कुलिया। फिर आ गया डिसअफेसिया, इसके अंदर हम किसी से ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है ये, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, भाषण का एक हमारा डिसऑर्डर है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना भाषा का विकार है ये,
जो हमारा संचार कौशल यानी कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स और उनको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज को प्रभावित करता है कि हम कैसे किसी से संचार करें, ठीक है, हमारी उस क्षमता को अफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? ये मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके टंग्स और लिप्स है ना, वो कुछ साउंड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया, तो टंग्स और लिप्स मिलकर कुछ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि र, ल, र बोलते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, होता है ना, वो र को ल बोलते हैं, श को स बोलते हैं, स, श, तो वो क्या हो रहा है, टंग और लिप्स का ना कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, हमारी टंग और लिप्स का हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। फिर आ गया हमारा अफेसिया आ गया। अफेसिया क्या हो गया कि भाई ऐसा लैंग्वेज जिसमें हम लोगों से कम्युनिकेट संचार नहीं कर पाते। डिसअर्थरिया, डिसअर्थरिया में क्या हो गया, हम ये एक न्यूरोलॉजिकल अगेन दिमाग से रिलेटेड है ये, जिसके अंदर हमारी स्पीच ना ठीक नहीं होती। किसी किसी की अगर आपने देखा हो तो हमें समझ नहीं आता कि उसने क्या बोला है, ऐसे होते हैं ना, अगर आपने कहीं पे किसी से देखे हो तो जो हमें समझ नहीं आ पाएगा, तो क्या हो रहा है, उनकी स्पीच जो है वो ठीक नहीं है, वो प्रिसाइज नहीं है, वर्ड्स क्लियर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो क्या है, डिसअर्थरिया है। फिर आ गया डिस्टोपिया। इसके अंदर क्या हो गया कि भाई डिस्टोपिया के अंदर कि मैं अपनी वर्ल्ड के अंदर रह रही हूँ, मैं, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन की वर्ल्ड बना ली जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा डर भरी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो दुखी और भयभीत जीवन बिताने लगते हैं, लेकिन उनका जीवन एक्चुअली ऐसा है नहीं, तो वो क्या हो गया, डिस्टोपिया। नेक्स्ट आ गया स्लटरिंग, ठीक है। अब आपने स्टटरिंग तो सबसे ही सुना होगा, स्टटरिंग आपने काफी जगह देखा होगा। स्टटरिंग क्या होता है, हकलाना। एक रानी मुखर्जी की भी मूवी आई थी, हिचकी समथिंग लाइक, उसके अंदर शी स्टटर, ठीक है, वहां पे स्टटर मतलब वो एक ही वर्ड को 3-4 बार रिपीट करते हैं फिर बोल पाते हैं, राइट, तो हकलाते हैं, वो क्या हो गया हमारा स्टटरिंग। तो ये भी हमारा एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसके अंदर वो हमारी स्पीच को अफेक्ट कर रहा है, हम क्या कैसे बोल रहे हैं उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये अब देखो हमारा वो क्या कहता है, जो डिसेबिलिटी वाला एक्ट था हमारा, तो वो ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि ये सारे जो जितने भी हमारे इवन मेंटल न्यूरोलॉजिकल से रिलेटेड हैं या फिजिकल से रिलेटेड हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिकल हैं या फिजिकल हैं, कैसे भी हैं, वो आपको उन बच्चों को भी अपने एजुकेशन के अंदर हमें इंक्लूड करना है अच्छे से, ठीक है, उनको भी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। डिसलेक्सिया मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग डिसेबिलिटी है, आप राइट बहुत जल्दी से नहीं कर पाओगे, आप समझ देर में पाओगे, आप बोर्ड से कॉपी करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, याद करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और आप एक्यूरेटली एंड फ्रीक्वेंटली कैसे करोगे वो भी इफेक्ट होता है कि आप कितना सही बोल पा रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली बोल पा रहे हो, नहीं हो पाता। ये क्यों? क्योंकि आपकी शेप्स एंड ऑल चेंज हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है वो, तो वो क्या है, टाइप की डिसेबिलिटी है, अक्षमता है किसकी, रीडिंग की। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुला मैंने आपको बताया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल से रिलेटेड है। डिसलेक्सिया हमारी रीडिंग से रिलेटेड है। एंड ऑटिज्म हमारा किससे रिलेटेड है, सोशल इंटरेक्शन। ऑटिज्म वाले लोग क्या होते हैं, उनको ना एक ही चीज चाहिए, ठीक है। अब मेरा ऑटिज्म है, आप ऑटिज्म में मान लो कि उनको है कि इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने में खुश हैं, ठीक है, अपना सेम रूटीन फॉलो करने में खुश हैं, उनको किसी नए से इंटरैक्ट करना पड़ जाए तो दैट इज अ टास्क फॉर देम, तो वो सामाजिक संपर्क में आने से बचते हैं ऑटिज्म वाले लोग, ठीक है। ऑटिज्म में ना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये भी न्यूरोलॉजिकल होता है हमारा, तो उनके अंदर जैसे आजकल अब आ रहा है फ़ोन के चक्कर में बच्चों में ऑटिज्म डेवलप हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या बस मैं करे जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो उनके they may or may not be intelligent people, but yes वो इंटरैक्शन में फेल हो जाते हैं, किसी से बात करने में कैसे इंटरैक्ट करें वो फेल हो जाते हैं,
ठीक है। इसी के ऊपर हमने एक अगर किसी ने देखा हो, कोई नेटफ्लिक्स देखता हो, तो उसके ऊपर एक सीरीज भी आई थी, ठीक है, ऑटिज्म के ऊपर एक आई भी है, गुड डॉक्टर करके है, आप देख सकते हैं उस पर। तो उसमें जो हमारा डॉक्टर है उस ही हैज ऑटिज्म, सी ही कैन बी अ डॉक्टर, बट यस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए कहीं पे भी जाइए, हम कुछ भी देख रहे हैं, हमें तो अपने मतलब की बात निकालनी है वहां से, राइट। तो आप जरूर एक अगर देखना चाहें तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर आता है कि भाई क्या ये लर्निंग जो हमारी अक्षमताएं हैं, इनके क्या कॉजेज है, ये किस कारण की वजह से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी जेनेरिक फैक्टर हो सकता है, मतलब हमारा वांशिक हो सकता है, ठीक है। मेरे वंश में ही ऐसा है भाई, फैमिली हिस्ट्री में उन्हें था तो हमें भी हो गया, हमारा रिस्क बढ़ गया तो हमें भी हो गया ये, ठीक है। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल ब्रेन, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके अंदर क्या होता है, हमारे मानसिक जो विकास से रिलेटेड होता है, उसकी कार्य प्रणाली यानी कि उसकी फंक्शनिंग से, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई असामान्यता है, उसकी डेवलपमेंट में कोई असामान्यता है, तो वो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा, अगर वो एकदम परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि भाई आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ठीक है, आप लैक ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन होता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया फोन्स की वजह से हो रहे हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों में ऑटिज्म का इंक्रीज हो रहे हैं केसेस। क्यों? क्योंकि दे आर ग्लूड टू दी फोन, वो फोन को ही बस स्क्रॉल कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट, दे आर वेरी हैप्पी इन द वर्ल्ड ऑफ द फोन, राइट। दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद एवरीबडी एल्स, उनको किसी और के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं है, सामाजिक संपर्क से मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। प्री मेच्योर बर्थ हो गया, आपका वेट कम था, जल्दी पैदा हो गए, प्री मेच्योर हो गए, प्री मेच्योर बर्थ हो गया। फिर आ गया हमारा इंजरी और इलनेस, कोई इंजरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उससे ब्रेन पे फर्क आ गया, कुछ पहले होता था, अब तो काफ़ी वो डोज होती है, काफ़ी पहले आपको पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता था, लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था। तो जब लोकल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता था, तो तब भी उसमें भी आपको स्पीच डेवलपमेंट में या इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती थी, और तब इतने अच्छे स्पीच थेरेपीज और ये सब अवेलेबल नहीं थे जितने कि आज हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। अब भाई करिकुलम को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं हम, कि अब हमने पढ़ लिया कि क्या डिसेबिलिटी है, क्या उसके कॉजेस हो सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि उनको इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, कि सब लोग साथ में मिलके आगे बढ़ सके, साथ में मिलके पढ़ सके। लेकिन अब हम अपने करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको कैसे एडजस्ट करें, उसके अंदर क्या चेंजेस लाएं, हमारे जो डिसेबल्ड मेंबर्स हो गए, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हो गए इसके अंदर। तो जो देखिए कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे कनिंघम जी ने कहा है कि जो करिकुलम है ना, वो एक ऐसा टूल है जो कि इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, जो कि टीचर है, ताकि वो अपना जो मटेरियल है ना, जो टीचर है वो उसे बदल सकता है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स हैं इन हिज स्कूल, जो उनके स्कूल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे मिलाने के लिए। तो जो हमारे बच्चों के ऑब्जेक्टिव हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, हमारे एज इन स्कूल के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सब आपस में मिल सके, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग द करिकुलम। क्या हो सकता है, देखिए, या तो हम हमारे करिकुलम को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, या तो हम अपने करिकुलम को एडजस्ट कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर, ताकि उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसको हम कर्ब कर सकें, और उनको भी हम हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर सके बाकी बच्चों के साथ, राइट। ठीक है, तो हम चलते हैं इसमें कि सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कंटेंट जो उसके अंदर हमने लिखा है, क्या लिखा है, उसको मॉडिफाई कर दें, ठीक है, ये पॉसिबल है, इसे हम कर सकते हैं।
या हम जो हमारी स्ट्रैटेजी है कि कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे बात कर, कैसे हमारा लेसन डिलीवर होना चाहिए, या तो हम उसे मॉडिफाई कर दें, उसको चेंज कर दें, ठीक है जी, या फिर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट ले आए। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनका मूल्यांकन हम अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, जो डिसेबिलिटी है जिनको, ठीक है, उनका मूल्यांकन हम दूसरे स्तरों पे, दूसरे को हमारे जो पैरामीटर्स हैं उन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज हम कर सकते हैं जब हम करते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं लाई हूँ कि हम या तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, IEPs, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम ला सकते हैं, शैक्षिक प्रोग्राम ला सकते हैं, योजनाएं ला सकते हैं जो व्यक्तिगत हो, मतलब कि पर्सनलाइज्ड हो, जो आपकी नीड्स, जो पर्सन है उसकी नीड्स के साथ वो मैच कर सके, ठीक है। तो IEP क्या है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो हर स्टूडेंट के लिए बनता है विद डिसेबिलिटी। वो स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स बताते हैं, अपने गोल्स बताते हैं, हमारे क्या हमें चाहिए, हमारे नीड्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, ठीक है, क्या लक्ष्य हैं, क्या आवश्यकताएं हैं हमारी, और क्या सर्विस वो लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जो टीम बना देगी उनका, ठीक है, एक हमारी स्पेशल टीम होती है जो IEP बनाएगी, हमारा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाएगी, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना बना देगी उनके लिए, जिसके अंदर टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे और स्पेशलिस्ट भी होंगे, ठीक है। तीनों लोगों को इसमें ऐड करेगी इस प्रोग्राम के अंदर। और क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो उनकी व्यक्तिगत वो है आवश्यकता है, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, उनकी यूनिक नीड्स हैं, वो उनको मिले, उनसे उनका सहायता मिले और उनको अकोमोडेशंस भी, सहयोजन भी मिले, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि भाई हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है कि भाई एक्स्ट्रा टाइम दे दिया टेस्ट में, असाइनमेंट का तरीका मैंने आपको बताया ना, असाइनमेंट मॉडिफाई कर दिए, असेसमेंट का तरीका बदल दिया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के फॉर्मेट अलग अलग दे दिए, जैसे बच्चों को तो नॉर्मल मिल गया, उनको जिनको रीड करने में वो है उनको पिक्चर्स के साथ मिल गया, सेम चीज रहे हैं। मान लीजिए आप भी IEP पढ़ रहे हैं, वो भी IEP पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से PPT में, उनके लिए मैंने बना दिया एक वीडियो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उन्हें वो पिक्चर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम उनको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दें कि मटीरियल अलग अलग दे दें उन्हें। फिर आता है कि भाई उनका असेसमेंट होता रहे, उनका मूल्यांकन होता रहे, और ये देखते रहे, ये सुनिश्चित करते रहे हम कि जो हमारा IEP है वो प्रभावी है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी कि हमारा विभेदित निर्देश। कैसे विभेदित निर्देश हो गया हमारा कि हम अपने जो हमारे शिक्षण की विधियां हो गई, मेथड्स हो गए, मतलब टीचिंग मेथड्स हो गए, हमारी मटेरियल्स हो गए टीचिंग के, वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हो गए, हमारी रुचि हो गई, क्षमता के अनुसार, स्टूडेंट्स की क्षमता के अनुसार चेंज करते रहो। कैसे, एक बात बताओ, टेलर का मतलब कैसे, टेलर आपका सूट जो है वो आपके नाप में का बनाता है, वैसे ही हम जो एज अ टीचर हैं उनको वैसे पढ़ाएं जैसे उनको फिट होता है, जैसे उनको समझ आता है, जैसे उनको फिट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर ये इंश्योर करती है कि जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मटेरियल जो बनाया है वो सबको सूट भी करे ना, ठीक है, सब उससे पढ़ पाए, सबको उससे समझ में आ पाए, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम भाई डिफरेंट लेवल्स बना दिए, डिफिकल्टी लेवल्स बना दिए, ठीक है, जैसे कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ठीक है। बच्चों को हमने A1, A2, A3 लेवल्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, A1, A2, A3, A1 तो हो गया इजी लेवल, A2 मीडियोकर लेवल हो गया, एंड डिफिकल्टी लेवल हो गया A3। मतलब कि किन बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाना है, उनकी डिफिकल्टी लेवल के ऊपर ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, और भाई स्मॉल स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, कि अब मुझे इस स्मॉल ग्रुप को इसी तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप्स डिवीजन भी कर सकते हैं हम। फिर आता है मल्टी सेंसरी टीचिंग। मल्टी सेंसरी टीचिंग मतलब कि आपके मल्टीपल सेंसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। कैसे कि भाई विजुअल्स लेके आ रही हूँ मैं कोई, ठीक है, विजुअल्स ला रही हूँ,
कोई ऑडिटरी चीजें लेके आ रही हूँ जिसको आप सुन सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के, अच्छा आप ये करके देखो आपको समझ में आएगा। तो ये कैसे हो रहा है, आजकल बहुत फेमस भी हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको करके दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट साइंस की क्लास में। तो वो क्या हो रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो रही हैं क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया मल्टी सेंसरी टीचिंग की बात हुई थी, ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है मल्टी सेंसरी टीचिंग हमारा, ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण, ठीक है, तो इस बहुसंवेदी शिक्षण के अंदर हम मल्टीपल, हमारी कई सारी इंद्रियों को वो देखता है, जैसे कि दृष्टि, हमारी ध्वनि, हमारा टच और हमारी मूवमेंट भी देखता है, ठीक है, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके, ताकि अपना जो इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने में और उनको अपने पास रिटेन करने में, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो मैं आपके लिए अभी यहाँ पे भी आपकी मल्टीपल सेंसेस यूज हो रही है, टच यूज नहीं हो रहा, लेकिन आपको क्या यूज हो रहा है, हमारी वीडियो यूज हो रही है, हम पीपीटी लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। और क्या हो रहा है, आपका साउंड, मैं जो बोल रही हूँ वो आपका साउंड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब मैं लिख रही हूँ तो अच्छा आप दोबारा से आप मूवमेंट कर रही हूँ मैं, जब मैं पीपीटी के ऊपर मूवमेंट कर रही हूँ, ये देखिए, तो आपका ध्यान वहीं जाएगा ना जहाँ मैं लिख रही हूँ। कलर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि वो आपको जल्दी दिखे, ठीक है, ताकि वो आपका आई कैच करे, आपको वो जल्दी दिखे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि भाई अच्छा इंटरैक्टिव बना देता है, हमारी मेमोरी को अच्छा करता है, हमें समझ में ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। विजुअल एड्स में क्या क्या आ गए, ठीक है, फ्लैश कार्ड्स आ गए, हमारे चार्ट्स, डायग्राम्स, इमेजेस आ गए। ऑडिटरी में हमारे पॉडकास्ट आ गए, म्यूजिक आ गए, हमारे रिकॉर्डिंग्स आ गई। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आ गया, हमारे एक्सपेरिमेंट्स आ गए, हमने मॉडल बनाया, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, हमारा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये 3 पॉइंट सबको क्लियर होंगे कि क्या हो रहे हैं, ठीक है। बहुसंवेदी शिक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि सहायक तकनीक, ठीक है। इसके अंदर होता है कि हम ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटीज उनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप मान लीजिए मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा जिसके अंदर वो बार बार पिक्चर्स दिखा रहा है, या मैं जो बोल रही हूँ उसको वो पिक्चर्स में वो कर रहा है। अब तो एआई आ गया वैसे ही, ठीक है, आप उसको कमांड दो वो आपको पिक्चर्स बना बना के देगा। तो क्या हो रहा है, ये हमारा टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, वो स्टूडेंट्स के इंडिपेंडेंस को इन्हांस करती है कि हाँ ठीक है वो ज़्यादा देख सकते हैं, वो भी एंगेज ज़्यादा होंगे। अगर आप बताइए, ठीक है, आपको सिंपल से कोई टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे लिख के 10 पॉइंट बढ़ा के चली जाए, पढ़ा तो वो भी रही है, ठीक है, एक टीचर है जो पीपीटी भी ला रही है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं कि ठीक है जो आप बाद में भी एज बुलेट नोट्स बना सकते हैं उसमें से, ठीक है, एंगेजिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप भी टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है, इजी एक्सेस टेक्नोलॉजी की मदद से आप भी उसको अच्छे से जल्दी जल्दी एक्सेस कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच लिखा हुआ है वो बोलता है, टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ मेरी बात, ठीक है। तो क्या हो गया, इसके अंदर जिनको डिसलेक्सिया है वो जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते, लेकिन वो बोल तो सकते हैं, टीचर बोल रही है जो उनके नोट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पीच टू टेक्स्ट का फायदा हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल एलएमएस वगैरह आ गया, हमारा डिजिटल प्लानर्स आ गया, हमारा टाइम मैनेज करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे आ गया हमारा। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी तो है जो हमें हेल्प कर रही है इसके अंदर। फिर आता है हमारा ऑल्टरनेटिव असेसमेंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि हम असेसमेंट ही दूसरा यूज कर रहे हैं, ठीक है, वैकल्पिक मूल्यांकन दूसरा हम उसका मूल्यांकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल टेस्ट की तरह हम ऐसे टेस्ट बनाएं ताकि हमें समझ में आ जाए कि ठीक है उनको ये कौशल उन्होंने सीखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, ठीक है। जैसे कि आपके अब आते हैं, आपको कोई सीधा सीधा तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, राइट, सीधा सीधा तो किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड, ठीक है। कुछ लिखवा थोड़ी रहे हैं बहुत सारा आपसे, नहीं, एमसीक्यू तो करवा रहे हैं। तो अगर एमसीक्यू करवा रहे हैं तो वो क्या देख रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को देख रहे हैं।
कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की, उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स को करता है कि ठीक है आप अपनी नॉलेज दिखा सको, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, ये भी दिखाता है। तो इसके अंदर हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं परफॉर्म करके देने को, कि आप ऐसा ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ। कोई पोर्टफोलियो बनाने को दे सकते हैं कि ठीक है आप ऐसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट शो कर दो। तो ये सब क्या है, ये हमारे वैकल्पिक जो हमारे मूल्यांकन है वो सब है। अब देखो हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमें जो करिकुलम है ना इनको इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, इंक्लूड तो करना है अब हमें, तो इन्हें इंक्लूड करने के लिए हमें अपना करिकुलम बदलना नहीं है। ठीक है, कि हमें तो अपना जी करिकुलम बदलना ही पड़ेगा, नहीं, करिकुलम बदलने को कोई नहीं कह रहा है। ठीक है, करिकुलम को मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, ताकि सब लोग जो हैं वो आके पढ़ सके। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एक होती है हमारी चाय, एक होती है हमारी कॉफ़ी। ठीक है, तो चाय में क्या जा रहा है, मिल्क, शुगर, टी, बेसिक इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अदरक वदरक की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, टी लीव्स जा रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर क्या जा रहा है, मिल्क, शुगर, कॉफ़ी। ठीक है, अगर मुझे पता लग गया कि मेरे सारे स्टूडेंट्स कॉफ़ी पी रहे हैं तो मैं उसके अंदर कॉफ़ी डाल दूंगी ना। तो मेरा करिकुलम को थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि उनकी नीड्स को हम फुलफिल कर सके। तो भाई हमारे क्या हो सकता है कि हम भाई अपना उसको रीराइट कर दे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर, ताकि सिंपल लैंग्वेज में उसको हमने दोबारा से लिख दिया ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ग्राफ्स बना दिए, समरीज बना दी, ऑर्गेनाइजर्स बनाए, हमारे आउटलाइंस बना दी, कि ठीक है आपको कैसे जल्दी जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि हमने ऐसे गाइड्स बना दिए कि आपको सपोर्ट दे देंगे पहले, ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग। मैंने ऐसे स्टडी गाइड्स बना दिए। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अब दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, और ये मैंने इसके टाइप्स लिख दिए यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये किस चीज़ के टाइप्स हैं, क्या हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, आपको एक ना नोट्स गाइड दे दूंगी कि इसके अंदर ना ऐसे होता है, इसके 3 टाइप्स के अंदर हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको एक गाइड मिल गई। ठीक है, कि कैसे हो रहा है, कैसे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम पूरे अपने जो हमारा पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे असाइनमेंट हम दे रहे हैं करने के लिए बच्चों को, उसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बड़े असाइनमेंट्स देने, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, उसको हम छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हम अपनी पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल की पेस बताई कि मुझे 1 घंटे में ये वाला प्रैक्टिकल कराना है आपको। ठीक है, मान लीजिए 1 घंटे में हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं कोई बायोलॉजी का या कुछ भी, लेकिन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है ना। मेरे बच्चों को धीरे समझ में आता है तो मैं धीरे पढ़ाऊंगी। मेरे स्टूडेंट्स बहुत तेज क्विक लर्नर्स हैं तो मैं तेज पढ़ाऊंगी, राइट। तो उसके पेस को एडजस्ट कर दिया हमने। कलर कोडेड टेक्स्ट बुक्स बना दी कि ठीक है ये रेड हो गया, ये वाइट हो गया, रेड एंड वाइट हो गया, ब्लू एंड वाइट हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे कलर्स बना दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, हॉट से तो रेड में है, इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर की पॉइंट लिखा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं। फिर हमने कह दिया ऑडियो टेपिंग टेक्स्ट बुक कंटेंट्स की, जो हमने टेक्स्ट टू स्पीच देखा था ना, कि जो हमारा वो है टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमने टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर दिया तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे पहले वो अब पढ़ सकेंगे। ठीक है, सुन लेंगे ना, उसे पढ़ना जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ सुनना है कि वो उसमें क्या पढ़ाया गया था उस लेसन के अंदर। इवन इफ वो नहीं पढ़ पा रहे वो सुन सकते हैं उस पाठ्यक्रम से। ठीक है, उस टेक्स्ट बुक से, उस हमारी जो पुस्तिका है उससे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा करिकुलम एडजस्टमेंट्स। आज हम इतना ही रखेंगे करिकुलम एडजस्टमेंट्स तक। कल हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा इक्विटी, क्वालिटी का क्या है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वो हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं। बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनईपी के बारे में पढ़ेंगे कि एनईपी के अंदर क्या क्या बात हुई थी। फिर अगर टाइम मिला तो हम हमारे जेंडर इश्यूज को भी स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप प्लीज़ डाल सकते हैं कि आपको ये डाउट्स हैं, एंड आई फॉर श्योर नेक्स्ट क्लास में मैं वो डाउट्स ले लूँगी आपके। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।
हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हम यूनिट 4 में आगे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सबके कमेंट्स देख रही थी, तो उसमें आपने बोला है कि मैम एनईपी नहीं हुआ। एनईपी तो हमने बहुत अच्छे से 2 क्लास में कवर किया है, राइट? जिसके अंदर एनईपी 2020 की हमने अलग क्लास ली थी, प्लस एनईपी 2020 के अंदर हम आज भी एक करने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है? और एससी एसटी इन सब की भी बात करेंगे हम, कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं वो वाली उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बाकी एनईपी 2020 को हम एज अ होल अच्छे से काफ़ी देख चुके हैं, राइट? एनसीएफ भी हम कर चुके हैं, एसएसए भी हम कर चुके हैं, ठीक है? आप एक बार नोट्स देखिएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कुछ नहीं समझ में आया है, तो हम वो दोबारा अभी कवर करने वाले हैं। हम अपनी यूनिट 4 ख़त्म करने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं पीवाईक्यूज से, ठीक है? तो पीवाईक्यूज के अंदर भी मैं वो सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से लेने वाली हूँ, ठीक है? आपको एक बारी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, रिवाइज करवाने वाली हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो पिछले सालों में आ चुके हैं हमारे पीवाईक्यूज से रिलेटेड, एंड उससे रिलेटेड भी हम करा देंगे। दूसरा आप में से एक और ने किया था माइक्रो टीचिंग के लिए, ठीक है? तो माइक्रो टीचिंग भी बच्चा हो चुका है हमारा एक बारी कवर। हमने माइक्रो टीचिंग भी हमने 2 बार कवर किया है। एक बार तो हमारी क्लास में कवर किया था हमने माइक्रो टीचिंग, एक बार यूनिट 3 में कवर किया है हमने माइक्रो टीचिंग, और एक बार पीवाईक्यूज में भी कवर हुआ है माइक्रो टीचिंग। तो एक्चुअली 2 से 3 बार माइक्रो टीचिंग हम कर चुके हैं। आप एक बार नोट्स में देखिएगा, जो मैं आपको नोट्स भेजती हूँ, उसमें भी आपको समझ में आएगा कि कितना कवर हो गया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि अभी नहीं आया समझ में, तो आप लोग दोबारा से बता सकते हैं। हम वो पीवाईक्यूज में मैं ज़रूर वो क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ताकि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत है हम वो कर लेंगे कवर, ठीक है? तो आज हमने कल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसके अंदर। करिकुलम एडजस्टमेंट के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, समता, समानता एंड गुणवत्ता, ठीक है? समता यानी इक्विटी, समानता यानी कि इक्वालिटी, एंड गुणवत्ता किसमें? हमारे शिक्षण में, हमारी एजुकेशन के अंदर क्या क्या इसका रोल है, क्या इशू है इसका, उसको आज हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, समानता किससे रिलेटेड है? कि सबको सेम ट्रीटमेंट मिले, ठीक है? समानता किससे रिलेटेड है? कि सबको समान ट्रीटमेंट मिले, सेम ट्रीटमेंट मिले, ठीक है? वेयर एज समता क्या कहता है? कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, ठीक है? सबको फेयर ट्रीटमेंट मिले, कि भाई अगर जिसको ज़्यादा एक्सेस है, जो इजीली एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसको देंगे। लेकिन पॉलिसी किसके लिए बनाते हैं हम? जो हमारे डिसएडवांटेज्ड हैं ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी के अंदर। क्यों हम उनके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास उतना एक्सेस नहीं है, ठीक है? उनके पास कम एक्सेस है, वो थोड़े पिछड़े हुए जो जगहों से आते हैं उनके लिए है, ठीक है? तो समता और समानता का बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है? तो जो हमारी इनइक्वालिटी होती है, हम कहते हैं कि असमानता, हमारी 4 तरीके से असमानता हो सकती है, ठीक है? जैसे कि इसके अंदर लिखा है 4 टाइप्स की हमारी असमानता हो सकती है। एक तो नेचुरल हो गई, कि कैसे नेचुरल हो गई? कि भाई फिजिकल हेल्थ में ही आपके डिफरेंस है। अब देखो कि जो मेन है उनका फिजिकल बनावट अलग होता है, विमेन का अलग होता है, ठीक है? मेंटल, आपका मेंटल स्टेटस क्या है इस समय? कल हमने बहुत सारी उनके बारे में पढ़ा था, मेंटली डिसेबिलिटीज़ के बारे में। जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ में हमने इंक्लूड किया था डिसलेक्सिया, हमने ADHD के बारे में पढ़ा था, डिसकैल्कुलिया पढ़ा था। तो वो क्या है? नेचुरल इनइक्वालिटी है, इसलिए हमें उनको प्रेफरेंस देनी है, स्पेशल एजुकेशन को लाना है हमने, ठीक है? और दूसरी हो गई कि भाई सोशल के हमारे सामाजिक जो असमानता हो गई, कोई भी कास्ट के ऊपर, क्लास के ऊपर, ठीक है? कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, या मतलब कुछ भी है ना, रिलीजन के ऊपर कि ये रिलीजन इससे सुपीरियर है,
तो ऐसा असमानता हो सकती है। तीसरी असमानता है हमारी इनकम, पैसे और हमारी वेल्थ के ऊपर, कि हमारे पास कितने वेल्थ जमा है, कितना पैसा जमा है, उसके ऊपर हो सकती है। नेक्स्ट है एजुकेशन इनइक्वालिटी। एजुकेशनल इनइक्वालिटी के अंदर होता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सबको होनी चाहिए ना, तो कि भाई किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल रहा है, किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं मिल रहा, तो ये क्या है, हमारी एजुकेशनल इनइक्वालिटी है। अब इसके भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई उनको एक्सेस नहीं मिलता इतना, उनके पास जो एजुकेशनल उनका लर्निंग आउटकम आता है वो अच्छा नहीं होता, ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी और सोशल, हमारा जो अब पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, राइट। तो जब पढ़ ही नहीं रहा है तो आगे बढ़ने में पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सोशल डिस्पैरिटीज, कि रिच जो है उनके पास तो पैसा आ रहा है, वो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, वो ऊपर 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 जा रहे हैं, ठीक है। वेयर एज जहाँ पे हमारा पुअर है वो पुअरर होता जा रहा है। क्यों? एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, एजुकेशन का, ठीक है। आइए से डिटेल में देखते हैं जल्दी से हम। तो इक्वालिटी मीन्स समानता। किस चीज़ की समानता? हमारा पहुंच की समानता, हमारे मानक की समानता और हमारे पॉलिसीज, हमारी नीतियां जो हम बनाते हैं, नीतियों की समानता, ठीक है। पहुंच कि सबको हमारे स्कूल की पहुंच हो, इसीलिए हमने, अगर आपको याद हो तो हमने वो पढ़ा था केंद्र विद्यालय, ठीक है। सबको स्कूल की पहुंच हो, 6 से 14 साल तक के लिए कंपलसरी एजुकेशन भी कर दी, सबको शिक्षकों की पहुंच हो, टीचर्स की, पाठ्यक्रम की पहुंच हो और हमारे अध्ययन सामग्री तक की पहुंच हो, सबको इक्वल पहुंच हो, समान पहुंच हो, ठीक है। फिर होता है कि सबके लिए मानक भी समान हो, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने बना दिया कि ABCDE ये है हमारे, ठीक है, कि आपको ये मिलेंगे ग्रेड्स, तो मैंने ये सबको बना दिए, सबके लिए सेम ग्रेड्स हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ठीक है उनको कोई डिसेबिलिटी होगी, लेकिन ग्रेड्स उन्हें इसी बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल नहीं करें, इक्वल सबके लिए ये भी समान हो गए। पॉलिसीज भी सबके लिए सेम है, कि एजुकेशन की पॉलिसी ये है कि आपका पैटर्न है ये वाला, जो पुराना वाला 10+2+3 वाला पैटर्न था, ठीक है, तो ये सबके लिए सेम है, कुछ आपके लिए चेंज नहीं हो पाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो क्या है, पॉलिसीज के अंदर समानता आ गई, हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर समानता आ गई, मानक के अंदर समानता आ गई, और तीसरी हमारी पहुंच के अंदर भी समानता की बात करी थी इसने। तो भाई इसने क्या कहा कि समानता की तो बहुत अच्छे से बात कर दी, हाँ भाई सबको समानता होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका चैलेंज क्या आता है, जो हमारे इक्वल रिसोर्सेज है ना वो इक्वल आउटकम नहीं लाएंगे। क्यों? हमारे जो समान संसाधन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वो इक्वल आउटकम्स नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं, ठीक है, ठीक है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं, संदर्भ हैं, सबका अलग अलग है। अगर मैं सबको एक जैसे पढ़ाने लगूंगी तो क्या उनको सही से समझ में आएगा? नहीं। अगर मैं ये हिंदी का हटा दूं, सिर्फ इंग्लिश का रह दूं कि सबके लिए समान है, एक ही है इंग्लिश, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं, राइट। तो इसके अंदर क्या है कि भाई समान रिसोर्सेज सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं लेके आ पाएंगे। जो इंग्लिश पढ़ता है उसके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जो हिंदी पढ़ता है वो, है ना, तो उसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हो गए, जो हमारे हम वंचित जो पृष्ठभूमि के छात्र हो गए, उनको एडिशनल सपोर्ट चाहिए हो सकता है। किसी को मोबाइल नहीं यूज़ करना आता, किसी को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी भी अच्छे से नहीं आती, तो फिर क्या होगा उस केस में? उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे लिया जा रहा है, तो उसके बारे में भी कौन बता रहा है हमें? उसके ये एक चैलेंज है, उसकी एक चुनौती है हमारी इक्वालिटी इन एजुकेशन की। फिर आता है इक्विटी इन एजुकेशन की बात। इक्विटी इन एजुकेशन क्या है? ये फेयरनेस की बात करता है। मैंने बताया ना कि भाई सबको, हर छात्र को विशिष्ट जो सबकी आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए, सबकी अपनी स्पेसिफिक नीड्स हैं, सब अलग अलग हैं, उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक नीड्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम न्याय संगत व्यवहार करते हैं कि जो फेयर होगा, ठीक है, जो न्याय लाएगा, जो फेयर होगा, ठीक है। जबकि समानता जो होती है,
ठीक है। जो समानता होती है वो कहती है सबको सेम संसाधन प्रदान करने चाहिए, ठीक है, सबको सेम हम संसाधन प्रदान कर रहे हैं। बल्कि जो हमारी समता है यानी कि इक्विटी है, ठीक है, तो वो क्या कहती है कि सब छात्र की, जो हमारी प्रत्येक छात्र की जो जरूरतें हैं ना, उसके आधार पर हम उन्हें संसाधन प्रदान करें, ठीक है। तो जिसे हिंदी की आवश्यकता है मैं उसे हिंदी का दूं, जिसे इंग्लिश की आवश्यकता है मैं उसे इंग्लिश का दूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हम उनको डिफरेंशिएटेड सपोर्ट देते हैं। जो भी आपको मैंने बताया ना कि जिसको विभिन्न समर्थन देते हैं, जिसको जैसा सपोर्ट चाहिए उसको वैसा सपोर्ट देते हैं। ऐसी समावेशी प्रथाएं लाते हैं, ऐसी नीतियां बनाई हमने, ऐसी प्रथाएं बनाई, प्रैक्टिसेस बनाई जो क्या रिमूव बैरियर को हटाएंगी। किसके बैरियर को हटाएंगी? जो हमारे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि चैनल्स आए हैं, स्वयं प्रभा आया हमारा, ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? हमारा इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस की वजह से, समावेशी प्रथाओं की वजह से, ठीक है। डाइवर्सिटी, जो हमारी विविधता है उसको भी मान्यता देनी है कि ठीक है, सब विविध बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग संस्कृतियों से आ रहे हैं, उन अलग अलग अनुभवों को देख के आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे भी अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो उनको वैसी चीज प्रोवाइड करना जो उनके लिए अच्छा हो। अभी कह रहे हैं कि इसकी क्या चुनौतियां रही कि भाई आपने सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि जिसको जैसा चाहिए, रिक्वायरमेंट है उसको वैसा मिले, बट ये एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लेक्स है, राइट। बहुत मुश्किल है इसे प्रोवाइड करना, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हमारा संसाधन है ना, वो वैसा संसाधन गहन है ये। और ये क्या है? ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को ना अनफेयर बोल सकते हैं कोई कोई, ठीक है। अगर हमने आरक्षण लाया है तो अब जनरल वाले क्या बोलते हैं? ये आरक्षण अनफेयर है, ठीक है। हम किस लिए लाए थे? हम इक्विटी के लिए लाए थे आरक्षण, ठीक है। लेकिन अब जनरल वालों को लगता है ये आरक्षण क्या है? अनफेयर है। तो इक्वालिटी मतलब देखो, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इक्वालिटी और इक्विटी का, ठीक है। तो इक्वालिटी मतलब कि मैंने सबको सेम बॉक्स दे दिया, ठीक है। अब दिख रहा है, इसको दिख रहा है अच्छे से, इसको भी दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब लेकिन ये तो बिना बक्से के खड़े होगा तब भी इसे दिखेगा, ये एक बक्से पे खड़े होगा तब भी इसे दिखेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर हम एक और बक्सा लगा दे तो इसे भी दिख जाएगा। देख रहे हो आप? तो इसके अंदर जिसको जैसी जरूरत है हमने उसको वैसे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम की बात करता है कि सबको समान चीज मिले, सेम चीज मिले, और ये किसकी बात करता है? फेयरनेस की बात करता है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, तभी ये मैं पिक्चर लेके आई हूँ स्पेशली आपके लिए। अब आता है क्वालिटी इन एजुकेशन, गुणवत्ता, जो हमारे शिक्षा प्रणाली में सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर हमें जो टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें सब पार चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तो देना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या होगा कि हमें प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग करनी है, हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना है, उन्हें हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन देना है, उच्च गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, हाई क्वालिटी देना है, उन्हें स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करना है, बात करनी है, संकलन करना है, उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, सिर्फ नॉलेज के साथ साथ कि हाँ वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं गहराई से, ठीक है। उनको जो उनका पाठ्यक्रम है उनके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर की रिगरस मतलब कठोर हो, हर चीज़ इंक्लूडेड हो उसके अंदर, इंक्लूसिव, सबको समावेशी इंक्लूड करके चले। ये हम किसी को भी डिसेबिलिटी के ऊपर हम उनके साथ भेदभाव ना करें, ठीक है। और जो है कि वो हमारे छात्रों के जीवन और उनके भविष्य में आगे आने के लिए उनको अवसर प्रदान करें, ठीक है। और क्या हो कैसे दे सकते हैं? उनको सेफ स्पेस, सुरक्षित और सहायक उनके लिए शिक्षा का वातावरण बनाएंगे हम, ठीक है। असेसमेंट हमारा मूल्यांकन हो गया और अकाउंटेबिलिटी हमारा जवाबदेही हो गया। तो जो हमारा है कि भाई एजुकेशनल आउटकम्स है उसके अंदर क्या हो रहा है कि उनका मूल्यांकन अच्छे से हो, ठीक है, मूल्यांकन अच्छे से हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहे, ताकि हमें भी पता लगता रहे एज अ टीचर कि अच्छा अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके चैलेंजेस क्या है कि भाई
क्वालिटी को इंश्योर करना, गुणवत्ता को इंश्योर करना इतने सारे कॉन्टेक्स्ट में, इतने सारे स्टूडेंट्स में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और स्टैंडर्डाइजेशन जो हमारी है ना, मानकीकरण हो गया हमारा, उसको बैलेंस करना कि हमारी लोकल नीड क्या है और ये हमारा स्टैंडर्ड क्या है और ये नीड है, तो उसको बैलेंस करना, उसमें बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारे रिसोर्सेज हो गए, संसाधन हो गए, नीतियाँ हो गई, हमारी प्रैक्टिसेस हो गई, उसकी क्वालिटी को लगातार हमने अच्छा करते रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भाई बैलेंसिंग हमें क्या रखना चाहिए। अब भाई इंटर रिलेशनशिप, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, आपसी में क्या संबंध है इसका, तो हम क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कैसे प्रोवाइड करेंगे, जब हम उन्हें दोनों इक्वालिटी और इक्विटी, समानता और समता दोनों देंगे, ठीक है, ताकि उन्हें सभी बच्चों को सारे रिसोर्सेज मिले, ठीक है, और जिसको जैसा, और सबके जो उनके अपने अपने नीड्स हैं अलग अलग, उसको भी वो मैच कर सके, ठीक है। इक्विटी भी, खाली इक्विटी भी क्वालिटी को प्रमोट करती है कि भाई मैं सबको अच्छे से दे रहा हूँ, उनके बैकग्राउंड को नहीं देख रहा, बल्कि क्या उनकी नीड क्या है उस हिसाब से हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इक्विटी और इक्वालिटी को कैसे, समता और समानता को कैसे हमने बैलेंस करना है, ठीक है। तो किस चीज़ में बैलेंस होना चाहिए कि भाई सेम रिसोर्सेज मिले, बट इक्विटी किस चीज़ में होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स की अलग अलग नीड्स हैं, तो उसके हिसाब से उस रिसोर्स से आउटकम कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम चलाने के लिए, और हम सोली समानता पे डिपेंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिसएडवांटेज सेक्शंस भी तो हैं, ठीक है, जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो। अब रिसोर्स एलोकेशन है, इक्वालिटी में हम क्या करेंगे, सबको सेम रिसोर्स दे देंगे, ठीक है। इक्विटी के अंदर क्या होगा, इक्विटी के अंदर हम एडिशनल फंडिंग देंगे जहाँ पे उन स्कूल्स को जहाँ पे जिन एरियाज में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या स्कूल खोलने के लिए पैसे देंगे उस एरिया में। करिकुलम कैसा डिज़ाइन करेंगे कि हमने सबके लिए, सब स्कूल के लिए करिकुलम सेम बना दिया, नहीं। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या है, हम उनके लिए करिकुलम, जो हमारे जिनके स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन करें, ठीक है। हमने कल पढ़ा था IECs पढ़े थे हमने, अगर किसी को याद हो तो, ठीक है, कि हम उनके हिसाब से करिकुलम बनाएंगे। नेक्स्ट आ गया सपोर्टिंग सर्विसेज, आ गया हमारा कि भाई सबको सेम सर्विसेज दे दी, नहीं, यानी कि हम उनको ज़्यादा मेंटल और हेल्थ सपोर्ट देंगे जिनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और हमारे मूल्यांकन की प्रतिक्रिया भी कैसे हो गई, या तो हम सेम टेस्ट दे सबको, या फिर हम जो डिफरेंट लोग हैं उनको डिफरेंट टेस्ट दे उनके बैकग्राउंड के हिसाब से कि उन्हें कितना ऑलरेडी आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं नया टॉपिक, जो कि मैंने आपको बोला था कि आज हम NEP से रिलेटेड भी करने वाले हैं।